everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। कल की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट यूनिट 1 नेशनल इनकम के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करे थे, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आज हम लोग करेंगे हमारी कंप्लीट यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखो, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो इस यूनिट के अंदर हमारे पास में सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। लेकिन अगर हम रेफरेंस बुक्स की बात करते हैं तो मनी चैप्टर अलग है, बैंकिंग चैप्टर अलग है। इस एक वीडियो के अंदर आपके दोनों चैप्टर्स कंप्लीट यूनिट कवर हो जाएगी। शुरू करें फटाफट से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास में न्यूमेरिकल है। इस यूनिट से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इफ द टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय द बैंक्स आर 16,000 करोड़, बैंक अगर टोटल डिपॉजिट्स क्रिएट करता है 16,000 करोड़ के, इसे हम क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक्स भी बोलते हैं। एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 10%, हमारे पास में लीगल रिजर्व रेशो भी गिवन है 10%। एस्टिमेट इनिशियल डिपॉजिट्स, हमें शुरुआती डिपॉजिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो याद करो, मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है? टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड, जो बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स क्रिएट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला है 1 लीगल रिजर्व रेशियो इनटू, क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनिशियल डिपॉजिट, वो यहां पर आएगा इनटू इनिशियल डिपॉजिट। अब हमारे पास में टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय बैंक्स गिवन है, कितना गिवन है? 16,000 गिवन है, इज इक्वल टू 1 लीगल रिजर्व रेशियो कितना गिवन है हमारे पास में? 10% गिवन है। अगर कभी भी हमारे पास में परसेंटेज में कोई चीज गिवन होती है तो ऊपर हम लोग 100 लगा देते हैं, समझ में आया? इनटू हमें क्या निकालना है? इनिशियल डिपॉजिट्स निकालने हैं, करेक्ट है। ये यहां पर कैंसिल हो गया तो हमारे पास में आ जाता है 16,000 इज इक्वल टू, ऊपर 10 है, यहां पर 1 इंटू 10, तो ऊपर हमारे पास में आ गया 10 इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स। इनिशियल डिपॉजिट्स कितना हो जाएगा हमारे पास में? 16,000, इस 10 को नीचे ले आओ तो ये हमारे पास में आ गया 1,600 करोड़। समझ में आ गया किस तरह से करना है? सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है, कितना आया? 1,600 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टू रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में, देखो क्या लिखा है, कंट्री के अंदर जो क्रेडिट अवेलेबल है यानी कि जो मनी सप्लाई है उसे रिड्यूस करना है। मनी की सप्लाई को रिड्यूस करना है, इसका मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। जब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो याद करो, मैंने बताया था हर चीज को इंक्रीज कर देते हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हर चीज को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो रिड्यूस रेपो रेट नहीं हो सकता, रिड्यूस रिजर्व रेशियो नहीं हो सकता। जब हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है ना, हर चीज को रिड्यूस कर लो, चाहे बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे CRR हो, चाहे SLR हो। ये दो कैंसिल हो गए। अब बचता है बाय सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। देखो, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज खरीदेगा, यानी कि ये जनरल पब्लिक है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरल पब्लिक से सिक्योरिटीज खरीदेगा तो बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरल पब्लिक को क्या देगा? पैसा देगा, बल्कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। हमें मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल करेगा। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज को सेल करेगा जनरल पब्लिक को, तो जनरल पब्लिक क्या करेगी? पेमेंट करेगी। जनरल पब्लिक के हाथ में पैसे की कमी हो जाएगी, मतलब कंट्री के अंदर क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या होगी? रिड्यूस होगी। समझ में आया किस तरह से लॉजिक्स लगाने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ रिसेशन इज टू बी कम्बेटेड, अब याद करो रिसेशन का मतलब होता है, एक होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कब आता है? जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होता है, मनी सप्लाई ज्यादा होती है, लोग डिमांड ज्यादा करते हैं तो चीजों की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, है ना। और जब लोगों के हाथ में पैसे की कमी होती है, मनी सप्लाई कम होती है, तो लोग डिमांड नहीं करते। डिमांड नहीं करते तो प्रोड्यूसर को चीजों की प्राइसेस गिरानी पड़ती है। प्राइसेस गिरने को हम डिफ्लेशन भी बोलते हैं और इसी को हम रिसेशन भी बोलते हैं। तो हमें रिसेशन की प्रॉब्लम यानी कि डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सही करना है। इस सिचुएशन में हर चीज को रिड्यूस करा जाता है। बैंक रेट भी डिक्रीज करी जाती है, रेपो रेट भी डिक्रीज करते हैं, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, सब कुछ डिक्रीज करना होता है। तो बैंक रेट नीड्स टू बी लोवर्ड, सही बात है, लोअर करेंगे। CRR नीड्स टू बी लोवर्ड, सही बात है। तो आंसर सी होना चाहिए, बोथ A एंड B।
अगर हमें डिफ्लेशन को सही करना है तो हर चीज को डिक्रीज करो, अगर इन्फ्लेशन को सही करना है तो हर चीज को इंक्रीज करो। लास्ट वाला है रेपो रेट नीड्स टू बी लोवर्ड, ये बात तो सही है, लेकिन लिखा है सीआरआर नीड्स टू बी रेस्ड, कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज इन्फ्लेशन में होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास में सी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। याद करो हम लोगों ने चैप्टर के एंड में पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दो तरीके हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव में नहीं आता? ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्वांटिटेटिव है, कैश रिजर्व रेशो क्वांटिटेटिव है, रेपो रेट क्वांटिटेटिव है, मॉरल सुएशन किस में आता है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। किस में? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। बैंक मनी इज डैट मनी। बैंक मनी कौन सी मनी है? देखो सिंपल सी बात है, बैंक्स के पास में हम हमारा पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, उस पैसे को बैंक्स दूसरे लोगों को लोन पर दे देते हैं, तो इस तरह से बैंक्स पैसे से पैसा बनाते हैं, क्रेडिट क्रिएट करके पैसा बनाते हैं, इसी पैसे को हम लोग क्या बोल देते हैं? बैंक मनी बोल देते हैं। तो आंसर होगा जनरेटेड इन अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो बैंक्स लोन देकर पैसा क्रिएट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक मनी। Which of the following system is followed by the Reserve Bank of India for issuing currency? देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकार है कि वो करेंसी इशू करता है, सारे के सारे नोट्स इशू करता है सिवाय 1 रुपए के नोट के, और कॉइन्स इशू नहीं करता। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इशू करता है, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके पीछे का जो सिस्टम है उसका नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या कहते हैं? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, क्योंकि करेंसी इशू करने के लिए रिजर्व बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है कम से कम 200 करोड़ का। कितने का? 200 करोड़ का। इसमें से 115 करोड़ तो कंपलसरी है गोल्ड या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में होना चाहिए, बचा कुचा किसी अदर फॉर्म में हो सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। आरबीआई मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, बाय चेंजिंग द रेट एट विच इट गिव्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स। अच्छा भाई, एक रेट को चेंज करके एट विच इट गिव्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। ये देखो, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये हमारा कमर्शियल बैंक है, मैंने बोला एसबीआई है। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को क्या देता है? लोन देता है भाई, और उसके बदले में एसबीआई आरबीआई को क्या देगा? इस लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट देगा। इस इंटरेस्ट की रेट को हम या तो बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में मैंने पढ़ाया था, या फिर हम रेपो रेट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। देखो रेपो रेट के साथ में एक चीज और होती है, जब आरबीआई लोन देता है ना कमर्शियल बैंक्स को, तो वो बदले में कुछ सिक्योरिटीज भी अपने पास में गिरवी रखवा लेता है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखवाता है, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो सिर्फ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बैंक रेट। तो जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, बदले में वो जो इंटरेस्ट लेता है, उस इंटरेस्ट की रेट को हम लोग क्या बोल देते हैं? बैंक रेट। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है M1 एंड M2 आर नोन एज। याद करो मैंने बताया था M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, M2 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, M3 और M4 चारों बताए थे। हालांकि कोर्स के अंदर सिर्फ M1 है, हम लोगों ने चारों करे थे। इसमें से M1 और M2 को तो हम लोग बोल देते हैं नैरो मनी। क्या बोल देते हैं? नैरो मनी। और M3 और M4 के अंदर FD वगैरह भी आती है। FD को हम टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, इसीलिए इसे हम लोग बोल देते हैं ब्रॉड मनी। तो M1 और M2 क्या हो गया हमारे पास में? नैरो मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी इज मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स। देखो मनी सबसे लिक्विड है। लिक्विड का मतलब है अगर हम किसी भी चीज से कुछ भी खरीद सकते हैं तो वो लिक्विड है। जैसे गोल्ड लिक्विड है क्योंकि गोल्ड को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मनी सबसे ज्यादा लिक्विड है। तो मनी लिक्विड क्यों है? क्योंकि मनी के अंदर शेयर्स और इक्विटीज आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट डज नॉट हैव जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। पैसे को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है, पैसा सब एक्सेप्ट करते हैं। इट हैज मैनी फंक्शंस। मनी के बहुत सारे फंक्शंस है। मनी इटसेल्फ इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी की सहायता से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं पैसे के लिए। तो मनी सबसे ज्यादा लिक्विड है। द डिफरेंस बिटवीन नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी इज नोन एज। अभी पीछे मैंने बताया था, हल्का सा अगर फोकस करा हो ना तो अपने आप आंसर लिख सकते हो इस क्वेश्चन का। देखो मैंने क्या बताया था, M1 M2 आते हैं नैरो मनी में, M3 M4 आते हैं ब्रॉड मनी में। डिफरेंस क्या है? M3 और M4 के अंदर FD भी आ जाती है। FD को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म डिपॉजिट्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है नैरो मनी यानी कि M1 M2 और ब्रॉड मनी M3 M4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? तो वही है M3 M4 के अंदर हमारे पास में टाइम डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं, यानी कि FD वगैरह भी आ जाती है जो हम बैंक्स में करा के रखते हैं।
नेक्स्ट है मनी वॉज इवॉल्व टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। मनी का जन्म हुआ क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन। मनी का इवोल्यूशन हुआ तो एक करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, मेटालिक मनी, डिजिटल मनी। सबसे पहले मेटालिक मनी आई थी, गोल्ड सिल्वर के इस तरह के मेटल वाले कॉइन्स। उसके बाद में धीरे धीरे पेपर मनी आने लगी, नोट्स वगैरह आने लगे। उसके बाद में धीरे धीरे प्लास्टिक मनी आने लगी, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। और आजकल डिजिटल मनी का जमाना है, पेटीएम हो गया हमारा, गूगल पे वगैरह, इन सब चीज़ों का, नेट बैंकिंग का जमाना है। तो सबसे पहले थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकेंड, देन फोर्थ। थर्ड फर्स्ट, तो मतलब ए और डी में से होना चाहिए। थर्ड फर्स्ट, उसके बाद में आ रहा है हमारे पास में थर्ड फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। डी इज द करेक्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट कैन आरबीआई डू इफ इट वांट्स टू इंक्रीज क्रेडिट इन द इकोनॉमी। आरबीआई को कंट्री के अंदर क्रेडिट इंक्रीज करना है। क्रेडिट इंक्रीज करने का मतलब है आरबीआई को कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है। यानी कि डिफ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही होगी, ये समझ लो, लोगों के हाथ में पैसे की कमी है। अब आरबीआई को इस डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सही करना है, लोगों के हाथ में पैसा लाना है, मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है, कंट्रोल नहीं करना। तो अगर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो मैंने क्या बताया था, हर चीज को डिक्रीज कर दो। डिक्रीज बैंक रेट एंड सीआरआर हो सकता है, इंक्रीज तो नहीं करना। इंक्रीज कब करते हैं, जब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। इंक्रीज नहीं करना है, हम बोल सकते हैं डिक्रीज बैंक रेट एंड सीआरआर। अब लॉजिक भी समझ के देख लो। डिक्रीज बैंक रेट का मतलब है जब कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, इस इंटरेस्ट की रेट को हम बैंक रेट बोलते हैं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बैंक रेट को कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन ज्यादा देंगे क्योंकि इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। लोन ज्यादा लेंगे तो एसबीआई के हाथ में पैसा बहुत सारा आएगा, एसबीआई आम जनता को भी पैसा देगा, आम जनता के हाथ में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और सीआरआर को भी डिक्रीज कर दो। सीआरआर का मतलब है हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पापा के पास में रखवाना पड़ता है। आरबीआई बोलता है मेरे पास में सीआरआर कम रखवाओ, रिजर्व कम रखवाओ, तो ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल बैंक्स के हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा, वो लोन ज्यादा देंगे, जनरल पब्लिक के हाथ में पैसा इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। समझ में आ गया लॉजिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ क्रेडिट मनी। देखो क्रेडिट मनी कौन सी मनी है, जो कॉइन्स आज की डेट में चलते हैं, जो कॉइन्स आज की डेट में चलते हैं। इस पे 10 रुपए लिखा है तो ये 10 रुपए तो क्या है, इसकी मनी वैल्यू है ना, इसकी फेस वैल्यू है। और अगर हम इस सिक्के को पिघलाएंगे तो इसके अंदर जो कंटेंट है उसे हम लोग बोल देते हैं कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू, उसकी कीमत शायद 3 या 4 रुपए ही होगी, ऐसा ही है। तो मनी वैल्यू ज्यादा है, कमोडिटी वैल्यू कम है। मनी वैल्यू ज्यादा है और कमोडिटी वैल्यू कम है। समझ में आ गया। लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो सिक्के चलते थे उनकी कमोडिटी वैल्यू ज्यादा होती थी, मनी वैल्यू कम होती थी या फिर इक्वल होती थी, उसे हम बोलते थे फुल बॉडीड मनी। नेक्स्ट क्या है, गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिटेड इज नोन एज। आपके अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए हैं लेकिन बैंक आपको परमिशन देता है कि आप 10,000 से ज्यादा भी निकलवा सकते हो। आप 10,500 का चेक भी काट सकते हो, आप 11,000 भी निकलवा सकते हो। इस फैसिलिटी को हम बोल देते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। जिनका करंट अकाउंट होता है उन्हें यह फैसिलिटी मिलती है। The ratio of total deposits that the commercial banks has to keep with RBI, अभी मैंने बताया हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने पापा यानी कि आरबीआई के पास में रखवाना पड़ता है। इसे हम लोग बोल देते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं, CRR। मनी इज वॉट मनी डज, हु सेड इट। अच्छा, मनी वो है जो मनी काम करती है, यानी कि जो मनी के फंक्शंस है ना, कि मनी की हेल्प से हम चीजों का एक्सचेंज कर सकते हैं, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, मनी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ये मनी का काम है। दिस इज व्हाट दैट मनी डज, और यही मनी का मतलब भी है। ये डेफिनेशन किसने दी, तो याद रखना ये किताब में नहीं होगा, ये डेफिनेशन दी थी हार्टले विदर्स ने। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ आपके अभी बोर्ड एग्जाम्स में तो काम आएंगे ही, साथ साथ में ये सारे क्वेश्चंस आपके सीयूईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को करना। हार्टले विदर्स। मनी इज अ पाइवट अराउंड विच द होल इकोनॉमिक क्लस्टर्स। देखो पाइवट का मतलब है मनी एक सेंटर है जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी इकोनॉमी एक गुच्छा बना के चलती है, जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी इकोनॉमी चलती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो ये लाइन दी थी एल्फ्रेड मार्शल जी ने। किसने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल जी ने। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विथ, अब याद रखना कभी भी जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू यानी कि सरकार की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी होती है उसे तो हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। लेकिन जो पॉलिसी आरबीआई बनाता है
किससे रिलेटेड? मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार के रेवेन्यू और सरकार के एक्सपेंडिचर की है, टैक्सेस भी सरकार का काम है, पब्लिक डेट भी सरकार का काम है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जनरल पब्लिक को सेल या परचेज करता है, ये कौन सी पॉलिसी में आता है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। विद विच नरसिम्हम कमिटी इज रिलेटेड टू? अच्छा, नरसिम्हम कमिटी किससे रिलेटेड है? टैक्स रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। देखो पहली बात तो ये कमिटी बनाई थी हमारे उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने ये कमेटी बनाई थी। और ये नरसिम्हम कमेटी सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड थी? बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से, कि जो बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस लेकर आए थे वो इस कमेटी के थ्रू। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन कहता है भाई वही मैच करना है, फर्स्ट वाला करेक्ट पेयर है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है ना? फुल बॉडीड मनी कौन सी मनी होती है? जो कॉइन्स ब्रिटिश रूल के टाइम पर चलते थे, कि सिक्के पर 10 लिखा है, ये इसकी मनी वैल्यू है, और अगर आप इस सिक्के को पिघालोगे तो इसके अंदर 10 रुपए का ही कंटेंट निकल जाएगा। तो मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल हुआ करती थी। यहाँ पे लिखा है मनी वैल्यू ज्यादा है, कमोडिटी वैल्यू कम है, मतलब फर्स्ट वाला गलत हो गया। टर्म डिपॉजिट्स यानी कि एफडी वगैरह, ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं क्या? याद रखना, कभी भी हम टर्म डिपॉजिट्स यानी कि जो एफडी होती है उन्हें चेक इशू करके नहीं निकलवा सकते, ये चेकेबल डिपॉजिट्स नहीं होते। सेकंड भी गलत हो गया। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स डज नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स, ये भी गलत है। जो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उसके अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स आते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। नेट डिमांड डिपॉजिट्स में इंटर बैंकिंग क्लेम्स नहीं आते, लेकिन ग्रॉस वर्ड आ गया ना यहाँ पर, ग्रॉस वाले के अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स हमेशा आते हैं। हाई पावर्ड मनी, बेस मनी इन द इकोनॉमी, मैंने पढ़ाया था, याद करना चार्टर के एंड में। हाई पावर्ड मनी को ही हम बेस मनी भी बोलते हैं, तो डी वाला करेक्ट हो गया। इसी के साथ में यूनिट 2, अच्छा और क्वेश्चंस है, मैं तो भूल ही गई थी, 5 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस है। डैश इज द थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री। अच्छा, थर्ड सोर्स क्या है मनी सप्लाई का? देखो पहले नंबर पर मनी सप्लाई करने का काम किसका है? हमारे सेंट्रल बैंक का, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? सारे के सारे नोट्स इशू करता है सिवाय 1 रुपए के नोट के। उसके बाद में सेकंड सप्लायर है मनी का हमारे कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के पास में हम हमारा पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, एचडीएफसी, पीएनबी वगैरह। ये कमर्शियल बैंक्स इसी पैसे को दूसरे लोगों को लोन देते हैं, तो पैसे से पैसा क्रिएट करते हैं। और थर्ड नंबर पर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है वो जो बचा हुआ 1 रुपए का नोट है वो इशू करने का और सारे के सारे कॉइन्स इशू करने का। ये काम होता है मिंटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो थर्ड सप्लायर कौन है मनी का हमारे देश में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई OD डज नॉट इंक्लूड। याद करो M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई से हम मनी सप्लाई कैसे निकालते हैं? C प्लस DD प्लस OD ऐसे निकालते हैं। करेंसी हेल्ड विद पब्लिक्स, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स। अब इस अदर डिपॉजिट्स में क्या नहीं आता? डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद आरबीआई आता है, हम लोगों ने पढ़ा था। नाबार्ड वगैरह का पैसा जो आरबीआई के पास में है वो आता है। डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, दूसरी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास में है वो भी अदर डिपॉजिट्स में आता है। डिपॉजिट्स ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम, हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का पैसा जो आरबीआई के पास में है वो इसमें नहीं आता है, याद रखना। तो सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आरबीआई डज इन ऑर्डर टू सोक लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। आरबीआई को मार्केट से लिक्विडिटी सोक करनी है, यानी कि लोगों के हाथ में जो पैसा है उसे सोक करना है, उसे पीना है, उसे कम करना है, यानी कि मनी सप्लाई को कम करना है। इसके लिए आरबीआई क्या करेगा? परचेजेस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इन द ओपन मार्केट, ये आरबीआई है और ये जनरल पब्लिक है। आरबीआई क्या करेगा? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन्हें परचेज कर लेगा जनरल पब्लिक से। इन्हें क्या कर लेगा? परचेज कर लेगा। अगर परचेज करेगा तो बदले में पैसा देना पड़ेगा, तो इसकी वजह से तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। हमें मनी सप्लाई को कम करना है, तो ये तो गलत हो गया। इंक्रीजेस रिवर्स रीपर्चेस रेट, अच्छा ऐसे देख लो, मनी सप्लाई को कम करना है, यानी कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। मैंने बताया अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हर चीज को इंक्रीज कर दो, तो लिखा है ना इंक्रीज रिवर्स रीपर्चेस रेट, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। रिवर्स रीपर्चेस रेट का मतलब है ये हमारे पास में आरबीआई है,
ये SBI है। देखो, जब SBI RBI के पास में अपना पैसा डिपॉजिट करवाता है, पहले लोन ले रहा था रेपो रेट में, अब SBI RBI के पास में अपना पैसा डिपॉजिट करवा रहा है, तो RBI SBI को उस पैसे पर क्या देता होगा, इंटरेस्ट देता होगा। इस इंटरेस्ट की रेट को हम रिवर्स रीपर्चेस रेट, रिवर्स रेपो रेट भी बोलते हैं। इससे अगर RBI इंक्रीज कर देगा, पहले 10% इंटरेस्ट दे रहा था, अब मान लो 15% इंटरेस्ट देने लग गया, तो SBI देखेगा यार अच्छी बात है, पहले RBI सिर्फ 10% इंटरेस्ट देता था, तो 15% इंटरेस्ट देता है, तो SBI अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा किसके पास में डिपॉजिट करवाएगा, RBI के पास में। तो SBI के हाथ में पैसे की कमी आ जाएगी, सारा पैसा तो RBI के पास में है, तो SBI आम जनता को भी पैसा कम देगा। आम जनता को पैसा कम देगा तो आम जनता के हाथ में मनी सप्लाई कम होगी, लिक्विडिटी सोक हो जाएगी। बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, याद करो सेकेंडरी डिपॉजिट्स को बोलते हैं हम डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। क्या कहते हैं, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय RBI विद व्यू टू इंक्रीजिंग। एक बार देखते हैं पीछे वाले के दूसरे ऑप्शंस भी थे क्या, सेविंग्स ऑफ द डिपॉजिटर्स नहीं होता, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, बेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन नहीं, सही है, बी वाला ही करेक्ट है हमारा। कौन सा था नेक्स्ट, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय RBI। हमारे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, US डॉलर का रिजर्व होता है। RBI उसे इंटरनेशनल मार्केट में सेल और परचेज करता है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी एक्सचेंज रेट है कि कितने इंडियन रुपीज दे कि हमारे पास में एक US डॉलर आए, ये एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव ना आए। इस काम को हम क्या बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था सेकेंड लास्ट चैप्टर में, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर। इस काम को बोला जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या कहते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग। इसी का दूसरा नाम होता है डर्टी फ्लोटिंग भी। क्या नाम होता है, डर्टी फ्लोटिंग भी। इसी के साथ में हम लोगों ने हमारी कंप्लीट यूनिट 2 के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कर लिए। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अब आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो इस चैनल के बारे में अपने जूनियर्स को भी बताना, उनके साथ में भी शेयर करना। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।